शीत युद्ध का दौर चैप्टर 1 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यही देखना है कि शीत युद्ध होता क्या है। अगर हम पूरा चैप्टर शीत युद्ध के ऊपर पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि शीत युद्ध आखिर होता क्या है। शीत युद्ध फ्रेंड्स, शीत युद्ध से अभिप्राय है कि परमाणु महाशक्तियां होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए फ्रेंड्स अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ, उनको शॉर्ट में बोलते हैं, में सीधे रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंद्विता तथा तनाव की स्थिति बनी रहे। तो इसमें कह रखा है कि जो शीत युद्ध क्या होता है, शीत युद्ध होता है कि दोनों महाशक्ति जो 1945 दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ था, तो उस समय यूएसए और यूएसएसआर दो महाशक्तियां थी, यूएसए और यूएसएसआर दो महाशक्तियां थी, और उन दोनों के बीच में रक्त रंजित युद्ध यानी कि बिना खून खराबे के कोई युद्ध हुए बिना प्रतिद्वंद्विता किसके उस पे होती है, प्रतिद्वंद्विता होती है उनकी बातों पर, उनके जो टकराव है उन पर टकराव हुए, पर युद्ध होने की स्थिति बनी रही पर कभी भी युद्ध न हुआ। इसी को शीत युद्ध कहते हैं। कि तो आप ये एग्जांपल जरूर दीजिएगा यूएसए और यूएसएसआर का। 1945 के बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ था। और फ्रेंड्स अब हमारा अगला जो है ये क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट फ्रेंड्स होता क्या है असल में। क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा जो फ्रेंड ये जो क्यूबा है ये अमेरिका से सटा एक छोटा सा क्षेत्र था। जुड़ाव था, इसका जुड़ाव जो था वो सोवियत संघ के साथ था, क्योंकि क्यूबा को सोवियत संघ से क्या मिलता था, सोवियत संघ से क्यूबा को क्या मिलता था, उसे मिलती थी कूटनैतिक और वित्तीय सहायता मिलती थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के लिए इसका जो जुड़ाव था सोवियत संघ के साथ था, पर क्यूबा किससे सटा हुआ देश था, अमेरिका से सटा हुआ। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, एक बारी जो सोवियत संघ अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव, सोवियत संघ के कौन से नेता थे, निकिता क्रुश्चेव। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। जो सोवियत संघ था और जो यूएसए यानी कि जो अमेरिका, उनके नेताओं के नाम बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें आप देख लीजिएगा। जो सोवियत संघ के नेता थे उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव, और जो अमेरिका के नेता थे उनका नाम था जॉन एफ कैनेडी। फ्रेंड ये आपको थोड़े अजीब भी लग सकते हैं नाम, पर हमें तो याद रखने ही पड़ेंगे, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो बातें इसमें याद रखने की थी। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखते हम क्या था क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट असल में था क्या। क्यूबा मिसाइल संकट ये था कि जब शीत युद्ध के बाद दो महाशक्तियां विश्व में आई, यूएसए और यूएसएसआर, इसको यूएसएसआर सोवियत संघ, दो महाशक्तियां आई, तो जो सोवियत संघ है उसको यह चिंता रही कि 1961 में, अप्रैल के 1961 में यह चिंता हो गई सोवियत संघ को कि कहीं जो अमेरिका है वो सोवियत संघ के साथी देश, साथी बन गया था इसका, तो क्यूबा पर कहीं हमला ना कर दे। इसी के लिए सोवियत संघ ने वहाँ पर, और ये चिंता थी कि वहाँ के राष्ट्रपति, क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल शास्त्रो का तख्ता पलट ना कर दे अमेरिका कब्जा करके। तो उनको ये चिंता थी, इसलिए जो सोवियत संघ है उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, जब सोवियत संघ ने क्यूबा को सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया सोवियत संघ ने, तो क्या हुआ कि पहले आप इससे समझिए, पहले अमेरिका मान लीजिए यहाँ है और सोवियत संघ यहाँ है, और इसके पास में एक सटा सा एक ये क्यूबा है फ्रेंड्स। पहले तो सोवियत संघ का अमेरिका से इतनी दूरी पे था, अब क्या हुआ, बिल्कुल सटा हुआ क्यूबा पर कब्जा है सोवियत संघ का, एसएसआर का कब्जा है। तो क्या हुआ,
अब वो और भी पास आ गया अमेरिका का, जिससे क्या हुआ कि अगर वो कभी भी अमेरिका पर हमला करता है तो नज़दीकी से उसके बहुत सारे क्षेत्रों को हानि हो सकती है, यूएसए के, अमेरिका के बहुत सारे क्षेत्रों को हानि हो सकती है। तो इससे यूएसएसआर को फायदा हुआ। और इसकी जो खबर है कि सैनिक अड्डे के तौर पर क्यूबा को इस्तेमाल किया जा रहा है यूएसएसआर के द्वारा, इसकी खबर 3 हफ्तों तक फ्रेंड्स 3 हफ्तों तक अमेरिका को नहीं लगी। और जब उसके राष्ट्रपति को यह पता चला कि जो सोवियत संघ है वो क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने भी यह कह दिया कि अगर वो वहाँ से अपने सैनिक हथियार नहीं हटा लेता, जो यूएसए के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कह दिया सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव को कह दिया कि अगर वो वहाँ से क्यूबा से मिसाइलें नहीं हटाते तो एक युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अपने जो जंगी भेड़े हैं वो आगे कर दी, जिससे कि ऐसा लगा कि अभी युद्ध होगा। इसी को फ्रेंड्स शीत युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि अभी युद्ध होके रहेगा, ऐसा पूरे देश में ऐसा हो गया कि अभी युद्ध होके रहेगा। पर क्या हुआ, युद्ध तो नहीं हुआ। इसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं, और यहीं से शीत युद्ध का आरंभ हुआ फ्रेंड्स। शीत युद्ध का आरंभ तो 1945 के बाद हो गया था, पर देखना कब देखा गया शीत युद्ध इसी घटना के तौर पर देखा गया, क्यूबा मिसाइल संकट। फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत बारी वो हमसे पूछ लेते हैं कि जो 1945 में जो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, या फिर जो दूसरा विश्व युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें मित्र राष्ट्रों के नाम बताएं या फिर धुरी राष्ट्र के नाम बताएं जो उसमें शामिल थे। दो ही तरफ से खेल रहे थे युद्ध, एक तो मित्र राष्ट्र था और दूसरा क्या था फ्रेंड्स, दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के में शामिल थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। फ्रेंड्स आपको ये देख के हैरानी होगी कि अमेरिका और सोवियत संघ जो बाद में दो महाशक्ति बनकर उभरे और आपस में इनकी प्रतिस्पर्धा रही, वो एक ही तरफ थे, एक ही पाले में थे। इसका मतलब तो यही हुआ। चलिए फिर दूरी राष्ट्र में कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान। तो फ्रेंड्स कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि ऐसे दो देशों के नाम बताओ जो शीत युद्ध का कारण थे और जो दूसरे विश्व युद्ध में भी शामिल थे। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें इन्होंने कहा शीत युद्ध में जो शामिल थे, या फिर ये पूछ सकते हैं कि दो महाशक्तियाँ जो शीत युद्ध में शामिल थी और दूसरे विश्व युद्ध में भी शामिल थी। ऐसी दो महाशक्तियाँ कौन सी हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। उन्होंने सारे नाम नहीं पूछे, बच्चे यही गलती करते हैं कि सारे नाम लिख के आ जाते हैं, उनका वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। पर हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति। फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कैसे हुई और इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम तो ये हुआ फ्रेंड्स कि इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, शीत युद्ध का आरंभ हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था जो शीत युद्ध की परिभाषा समझाई थी उसमें। और दूसरा क्या हुआ, कैसे ये समाप्त हुआ, बहुत बारी 2 या 1 नंबर में पूछ लेते कैसे समाप्त हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। हाँ फ्रेंड्स 1945 के अगस्त में क्या किया अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इनके नाम भी आप प्लीज़ याद रखिए और मैप में भी देखिएगा कहाँ पर है। इन 2 शहरों में, जापान के इन 2 शहरों में अमेरिका ने क्या किया, बम गिरा दिए, परमाणु बम। कोई आम बम नहीं थे फ्रेंड्स, परमाणु बम थे, जिससे कि आप बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि इसकी वजह से क्या है, अभी तक जापान में के इन शहरों में अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका अभी तक इतना ज़्यादा परिणाम है, तो उस समय क्या हुआ होगा आप सोच ही सकते होंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, जापान ने घुटने टेक दिया, यानी कि जापान ने अपनी हार स्वीकार करी और द्वितीय विश्व युद्ध था वो खत्म हो गया। अमेरिकी निर्णय के आलोचकों का तर्क। फ्रेंड्स जो अमेरिका ने जो निर्णय लिया था विश्व युद्ध को समाप्त करने का, उसके आलोचकों ने क्या तर्क दिया। आलोचकों ने कहा, आलोचक मतलब जो उसकी निंदा करते हों, अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, तो ऐसे बम गिराना गैर जरूरी था। कहा जाता है कि उसके जो आलोचक है वो ये कहते हैं कि जब अमेरिका को पता था कि जो जापान है वो आत्मसमर्पण करने वाला ही है, फिर भी उसने बम गिराया, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं था, ये गैर जरूरी था फ्रेंड्स। आलोचक क्या कहते हैं, दूसरा जो तर्क देते हैं आलोचक ये देते हैं कि
उनका मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य है यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। आलोचक यह कहते हैं कि अमेरिका का जो लक्ष्य था जापान में बम गिराना, उसका एक ही लक्ष्य था कि जो यूएसएसआर किसी भी प्रकार से सैन्य और राजनीतिक लाभ न उठा सके। और तीसरा कहते हैं कि वो कहते हैं कि यूएसएसआर के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि यूएस ही सबसे बड़ी ताकत है। तो जो यूएस है वो यह दिखाना चाहता था कि यूएसएसआर को ही नहीं पूरे विश्व को यह दिखाना चाहता था कि वही सबसे बड़ी ताकत है। और इसके समर्थक क्या तर्क देते हैं फ्रेंड्स, ये देखते हैं अब हम। ये तो आलोचक थे, ये समर्थक का तर्क है। समर्थक कहते हैं कि युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए और तथा आगे की जनहानि को रोकने के लिए यह आवश्यक था। कहते हैं कि आगे की जो जनहानि हो रही थी इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, उसको रोकने के लिए और इस द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका का बम गिराना गैर जरूरी नहीं है। जो उसका समर्थक है यह तर्क देते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियां कौन सी बनी थी, यूएसए और यूएसएसआर। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए उन्होंने क्या किया, गुटों का निर्माण किया। फ्रेंड्स, गुटों का निर्माण। यूएसए ने नाटो बनाया, तो क्या किया वार्सा ने यूएसएसआर ने क्या किया, वार्सा संधि। इसको वार्सा पैक्ट भी कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं। और गुट होता क्या है? गुट मतलब कि बहुत सारे देश किसी महाशक्ति को समर्थन करते हैं, उसे ही गुट कहा जाता है। तो यूएसए का नाटो देखते हैं हम। अप्रैल, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक नंबर पूछ लिया जाता है। तो अब नाटो की ये पूछ लेते हैं कि इसका विस्तृत रूप लिखिए। विस्तृत रूप मतलब कि इसकी फुल फॉर्म लिखिए। तो इसकी फुल फॉर्म है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। इसमें 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी आक्रमण होता है तो उसे संगठन में शामिल प्रत्येक देश अपने ऊपर आक्रमण मानेगा। फ्रेंड्स, इसमें क्या था कि अमेरिका के इस गुट में जितने भी देश शामिल थे, उत्तरी अमेरिका के और यूरोप के जितने भी देश शामिल थे, उन्होंने ये प्रण लिया कि अगर उनमें से किसी एक पर भी आक्रमण होता है किसी देश के द्वारा, तो वो क्या समझेंगे, हम सभी पर आक्रमण हुआ है। और वो इस सब मिलकर उस जिस देश पर आक्रमण हुआ उसका साथ देंगे। तो शामिल देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। उन्होंने यह भी प्रण लिया कि एक दूसरे की सहायता करेंगे। वो कुछ देशों के नाम जो नाटो में शामिल थे, उन कुछ देशों के नाम पूछ लिए जाते हैं। ऐसे कहा जाता है 2 देशों के नाम बता दीजिए, 3 देशों के नाम बता दीजिए जो नाटो में शामिल थे। तो इसमें था ब्रिटेन था, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी और इटली। ठीक है फ्रेंड्स, वार्सा संधि को लाल नाटो भी कहा जाता है और वार्सा पैक्ट भी कहा जाता है। ये क्या था, एक पूर्वी गठबंधन था। और नाटो क्या था, एक पश्चिमी गठबंधन। ये भी पूछ लेते हैं, सीधे सीधे नाम नहीं देते, वो कहते हैं कि पश्चिमी गठबंधन का नाम बताइए को, और कह देते हैं कि पश्चिमी गठबंधन क्या था, किस देश से रिलेटेड था, ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। ये जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। हाँ, जो बच्चों को पास करने का जो उनका उद्देश्य होता है उसमें वो कुछ जो क्वेश्चन है वो सिंपल रखते हैं, कुछ मीडियम रखते हैं और कुछ हार्ड रखते हैं। तो बच्चों जिनको मार्क्स अच्छे लेने हैं उनको हार्ड के उससे दृष्टिकोण से अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे देखना चाहिए, इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका और क्वेश्चन क्या बन सकता है, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या आंसर दूंगा। इसको पूर्वी गठबंधन कहा जाता था। पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि का नेतृत्व नाम से जाना जाता था। इसका नेतृत्व किसने किया था, यूएसएसआर ने किया था। ऐसे ही पूछ लेते हैं किसने किया था, मैंने आपको पहले बताया था। और इसका गठन कब हुआ था, 1955 में हुआ था। और इसका लक्ष्य क्या था, नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। नाटो यानी कि जो अमेरिका जो गठबंधन था, पश्चिमी गठबंधन, उसमें शामिल जितने भी देश थे उनका यूरोप में मुकाबला करना। कुछ देशों के नाम इसमें भी पूछ लिए जाते हैं कि वार्सा संधि में सम्मिलित 4 देशों के नाम बताइए, 2 देशों के नाम बताइए, ऐसे पूछ लेते हैं। तो इसमें एक तो यूएसएसआर स्वयं होगा, वो रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया आदि। बड़े देश निम्न प्रकार, ये अगला पॉइंट है, बड़े देश निम्न
कारण से छोटे देशों के साथ गठबंधन करते थे। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट टाइम। इसको तो आप प्लीज अच्छे से याद कीजिएगा कि जो बड़े देश हैं वो छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों करते थे। अमेरिका और सोवियत संघ तो खुद इतने महाशक्तिशाली देश थे कि उन्हें किसी दूसरे देश की तो जरूरत थी ही नहीं, उनका तो पहले इतना विकास हो चुका था। तो फिर भी वो क्यों करते थे किसी दूसरे देश के साथ गठबंधन। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट तो क्या है, प्रमुख संसाधन। बड़े देश छोटे देशों को प्रमुख संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते थे। प्रमुख संसाधन यानी कि जो छोटे देश थे उसमें क्या था, खनिज, तेल आदि के भंडार थे वहां पर प्रमुख संसाधन के। तो फिर इसका इस्तेमाल कौन करते थे, बड़े देश जिसमें का वो गठबंधन होता था, जिसमें छोटे देश शामिल होते थे, वो उसका इस्तेमाल करते थे फ्रेंड्स। और दूसरा ये है, जो बड़े देश हैं छोटे देशों को महत्वपूर्ण इलाके के तौर पर इस्तेमाल करते थे। महत्वपूर्ण इलाके यानी कि क्या होता है महत्वपूर्ण इलाके जहाँ से महाशक्ति अपने हथियारों का संचालन कर सके, यानी कि अपने हथियारों का जो बड़े देश थे छोटे इलाकों को अपने हथियारों का संचालन, वहां पर हथियारों को रखना और वहां से हथियारों का संचालन करने के रूप में प्रयोग करते थे। फ्रेंड्स, तीसरा क्या है, सैनिक ठिकाने। जो बड़े देश है वो छोटे देशों को सैनिक ठिकाने के रूप में प्रयोग करते थे। सैनिक ठिकाने जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सके, यानी कि अगर एग्जाम्पल ले लेते हम, जो USSR है उसने किसको अपने साइड कर रखा था, क्यूबा को। और क्यूबा कहाँ था, क्यूबा था अमेरिका के पास, अमेरिका के साथ सटा हुआ एक छोटा सा क्षेत्र या फिर देश, ठीक है। तो जो USSR था वो क्यूबा में अपनी जो सैनिक जो मिसाइलें होती थी उन्हें वहाँ पर तैनात करता था। जो मिसाइलें होती थी क्यूबा में रखता था कि अगर ज़रूरत पड़े तो क्यूबा से वह सीधा हमला कर सकता है USA में। तो इस तरीके से जितने भी महाशक्तियाँ थी वो छोटे देशों को सैनिक अड्डे या फिर सैनिक ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करती थी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आर्थिक सहायता। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बड़े देश हैं उन्हें आर्थिक सहायता की क्या आवश्यकता होगी, क्योंकि बड़े देश तो अपनी आर्थिक सहायता स्वयं कर सकते हैं, ये तो ज़रूर छोटे देशों को पड़ती होगी। पर आप गलत सोच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो आर्थिक सहायता है, जैसे कि अगर उन्हें जो बड़े देश हैं, अगर आप सोच के चलिए, अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वहन करेंगे उसे, और आपकी सैलरी कम है तो आप कम खर्च करेंगे। इसी प्रकार से जो महाशक्तियाँ थी, अगर उनके पास ज़्यादा अगर वह आर्थिक रूप से मजबूत थी, वह और कामों में जैसे कि जो मिसाइलें हो गई, इस प्रकार के निर्माण में भी अपने जो पैसे थे उनमें वहन करती थी। तो वो सोचती थी कि जो गठबंधन के कारण क्या होगा, जो छोटे देश है कम से कम सैन्य खर्च के लिए तो उनको पैसे देंगे। अब सैन्य खर्च है वो केवल गठबंधन वाले देश, जो छोटे छोटे देश हैं, उनके पैसे इकट्ठे करके एक सैन्य खर्च जो है उनका निकल जाएगा, जिससे कि उन्हें फ़ायदा होगा। अगर बाहर से अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आप क्यों नहीं लेंगे ना, अगर आपको फ्री में कोई कुछ चीज़ दे रहा है तो। इसी प्रकार से जो ये महाशक्तियाँ थी वो ये सोचती थी। तो इसी के साथ यहाँ पर वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।